जिंदगी एक वृक्ष की तरह होती है। आप जितना अच्छा बीज बोएंगे, वृक्ष उतना ही वृहद होगा, उतना ही बड़ा होगा, उतना ही मजबूत और पुरातन होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं जनमत, यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे जुड़ी होती है, जो सीधे देश से जुड़ी होती है। तो देश और आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है, जो देश के हर परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। और जब हम महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं तो आजकल देश का राजनीतिक माहौल खूब गर्म है। कहीं पर वक्फ को लेकर विरोध हो रहा है, तो कहीं पर परिस्थिति वक्फ को लेकर दंगों जैसी बनती जा रही है। खबरें हैं आज जनमत में आपको बताने के लिए कि कहां पर ऐसा हो रहा है, विरोध के स्वर कहां से उठ रहे हैं, विरोध क्यों हो रहा है, विरोध करने वाले क्या सच और झूठ का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब बातें आज जनमत में होगी, लेकिन शुरुआत हम उस खबर के साथ करने वाले हैं जो खास तौर से जुड़ी हुई है हमारे देश की उस राजनीतिक पार्टी से जिसने इस देश में 70 सालों तक राज किया, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, जिस देश में खास तौर से राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो इस पार्टी ने भी अपने नाम के आगे राष्ट्रीय जोड़ रखा है। लेकिन क्या राष्ट्रीय की वो परिभाषा, राष्ट्रवाद की वो परिभाषा इस कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है? ये बड़ा सवाल है। अब सवाल का जवाब ढूंढे उससे पहले आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे बगल में आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात की है। वो गुजरात जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 30 सालों से यहां सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसी गुजरात को अपने रिवाइवल के लिए एक संजीवनी समझकर राष्ट्रीय अधिवेशन की नींव यहां रखी है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस का। आज पहला दिन था। कर्णावती में यह राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 64 साल पहले इसी गुजरात के भावनगर में भी एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और तब यह कहा जा रहा था कि जैसे ही यहां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की धरती पर हुआ, उसके बाद से ही स्वर्णिम काल कांग्रेस का आ गया। गोल्डन गेट खुल गए कांग्रेस के लिए, क्योंकि कई राज्यों में न केवल कांग्रेस की सरकार बनी बल्कि लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में भी कांग्रेस काबिज रही। लेकिन क्या अब सवाल उठ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी जो इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, आज वही कांग्रेस पार्टी ना तो नेता, ना तो संगठन, ना तो आइडिया और ना ही आइडियोलॉजी की वजह से हाशिए पे जा चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उस टोटकों को अपनाया है कि चलिए गुजरात की धरती पर चलते हैं, वहां राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, वहां पर आकलन करते हैं कि आखिर कमी क्या रह गई और शायद इसके बाद कांग्रेस के लिए कुछ संजीवनी सामने आ जाए, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई कांग्रेस को कहीं ना कहीं से जान मिल जाए। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें, 2014 के बाद से 2025 तक की अगर कहानी उठाकर देख लीजिए तो 45 जगहों पर 45 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 45 बार ये विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन 40 में मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को। 40 बार हार का सामना करना पड़ा है। वो पार्टी जो 2006 की अगर बात करें 16 राज्यों में हुआ करती थी, 16 राज्यों में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज की तारीख में महज 3 राज्य ही कांग्रेस के पास है जहां पर वो पूर्ण बहुमत में है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत कुछ लेकर आया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आकलन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, कांग्रेस की खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश हो रही है। गुजरात की धरती को चुना गया, यानी न नेता न कार्यकर्ता, टोटके के भरोसे चल रही है कांग्रेस पार्टी। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। – 2014 से 2025 के बीच 63 विधानसभा चुनावों में 48 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। साथ ही लगातार 3 लोकसभा चुनाव भी हारे। 2011 के बाद यानी पिछले 14 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौटी। कांग्रेस की आज हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 5 राज्यों की 651 विधानसभा सीटों पर एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है और रोज कांग्रेस दिन ब दिन हाशिए पर जाती जा रही है।
लेकिन नेता हर राजनीतिक दांव-पेच आजमाने के बाद भी अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं करा सके, तो अब कांग्रेस टोना टोटके के भरोसे रहने को मजबूर हो गई है। उसके नेताओं को लगता है कि टोना टोटका और जादू टोना करके उनकी खोई हुई सत्ता वापस मिल जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आज कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के कर्णावती में हो रहा है। देखने में तो ये सामान्य बात है कि एक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपनी भविष्य की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेगी, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने की बात हो गई। असली बात तो कुछ और ही है। वो बात क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल आज से 64 साल पहले कांग्रेस ने गुजरात के भावनगर में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। उसके बाद ही कांग्रेस को पूरे देश में एक तरफा बढ़त मिली थी और गुजरात समेत कई राज्यों और केंद्र सरकार में लंबे समय तक रही। 64 साल बाद आज यानी 8 अप्रैल को कर्णावती में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसे कांग्रेस एक टोटके के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसके नेताओं को लगता है कि वो सुनहरे दिन फिर से वापस आ जाएंगे, जो आज से 64 साल पहले हुआ करते थे। कांग्रेस सिर्फ टोने टोटके के सहारे ही नहीं रुकी है। कांग्रेस इस अधिवेशन में हर वो काम कर रही है जिससे उसकी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर सके। इस अधिवेशन में कांग्रेस देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी को भी याद कर रही है, जिनका उसने कभी सम्मान तक नहीं किया। उन्हें भारत रत्न दिया तो वो भी अपने मृतक नेता राजीव गांधी के साथ दिया। सरदार पटेल जी की तुलना राजीव गांधी से करना क्या उनका अपमान नहीं? लेकिन कांग्रेस ने वो सब किया। आज जब कांग्रेस को सत्ता की याद सताने लगी है, तो वो पटेल जी को याद करके गुजरात के पटेलों को अपना बताने में जुटी है। कांग्रेस जाति की राजनीति करने में माहिर है। उसे अच्छे से पता है कि पटेल जी का इस्तेमाल कब और कहां और कैसे करना है। तभी तो कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि इस अधिवेशन में हमने पटेल जी की शॉल रखी है, उनकी छड़ी रखी है, और क्या क्या रखा है आप खुद सुनिए। जो स्मारक मेमोरियल ट्रस्ट का जो है, जहां सरदार साहब की निजी उपयोग में आई हुई चीजें, चाहे घड़ी हो, चाहे चश्मे हो, चाहे चप्पल हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे धोती हो, चाहे उसकी ओरिजिनल चेयर, वो वहां पर है। तो ऐसे एक महान आत्माओं का एक ऑरा भी बना रहता है उसके आसपास। वहां हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले गुजरात के अध्यक्ष रहे और 25 साल तक अध्यक्ष रहे। तो उनकी जरूर वहां से प्रेरणा लेके आज सरदार साहब की सिद्धि और कांग्रेस की विचारधारा पे एक रेजोल्यूशन भी वहां पे होगा, जो मीडिया के साथ हमारी मीटिंग के बाद साझा किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस को इस अधिवेशन से क्या लाभ होने वाला है। दरअसल कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा को दोबारा जीवित करना चाहती है। आजादी के बाद से हर साल किसी नए राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद ये परंपरा टूट गई। 2002 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अधिवेशन सिर्फ दिल्ली में होने लगा। अब कांग्रेस की नींद टूटी है। नए राज्य में अधिवेशन करने से पार्टी की छवि बदलेगी और उसे अपनी ताकत का अंदाजा होगा। कांग्रेस बीजेपी की गढ़ यानी गुजरात से ही बीजेपी को खत्म करने की राह पर चल पड़ी है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये इतना आसान नहीं है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कांग्रेस नई पीढ़ी यानी युवाओं और महिलाओं में पैठ बना ले तो उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि गुजरात की एक पूरी पीढ़ी को पता ही नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसा था। दरअसल बीते 30 सालों से गुजरात में बीजेपी का ही राज है। ऐसे में कांग्रेस को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस को बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस को कोई नई ताकत मिलेगी, उसके संगठन में कुछ बड़ा बदलाव होगा, या जैसे पहले सब चलता आ रहा था वही होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस जिस 64 साल पुराने टोटके को दोहरा कर सत्ता पाना चाहती है, क्या उसमें सफलता मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ, और उसकी कॉपी अभी कि आपको 1-2 मिनट में मिल जाए। इसके अलावा कल जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से एआईसीसी में बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि को नमन करते हैं, जहां कांग्रेस की विचारधारा की जननी ये जन्मभूमि है सरदार पटेल जी की, महात्मा गांधी जी की। उस विचारधारा को राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में
किस रूप से हम आगे लेके जाएं संगठनात्मक रूप से मजबूती के साथ, ये आज हमारा CWC के माध्यम से हमने इन बारों में विचार किया। अधिवेशन तो कल होगा, आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। बहुत बृहद प्रस्ताव जो है आज की जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्थिति है उस पर कांग्रेस ने पास किया है। कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जो संघर्षशील लोग हैं उन सब के लिए वो प्रस्ताव बड़ा प्रेरणास्पद है और सबको साथ लेकर के उस लड़ाई को कांग्रेस लड़े। उसमें बृहद रूप से जो है जहां जहां अन्याय हो रहा है देश के साथ, उन सभी हिस्सों पर हमने बातचीत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे AICC के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। तो खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश है। गुजरात का कर्णावती चुना गया है इसके लिए। राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिनों का है, पहला दिन लगभग खात्मे पर है, लेकिन इस पहले दिन के दौरान ही कुछ बातें निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी ने कुछ मंत्र दिया है। अब वो मंत्र क्या है? तो गुजरात के कर्णावती में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। पार्टी को ये जानना समझना है कि आखिर पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि शेर तो हैं लेकिन शेरों के पीछे चेन बंधी हुई है। अब ऐसे में ये जानने समझने की कोशिश हो रही है इस अधिवेशन में कि आखिर ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे पार्टी जो कभी 70 सालों तक इस देश पर राज करती रही, आखिर वो हाशिए पर अगर चली गई है तो उसे पुनर्जीवन कैसे दिया जाए। हालांकि इन सबके बीच में जब अधिवेशन शुरू होने वाला था उस वक्त ही राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते हैं, उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, सैम पित्रोदा, उनका बयान आया और बहुत हलचल हुई। सैम पित्रोदा ने कहा कि अधिवेशन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अधिवेशन में जब रेजोल्यूशन पास होता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही वजह रही कि जब पहला दिन अधिवेशन का रहा, मंथन चिंतन हुआ, तो इसके बाद राहुल गांधी ने जो बातें कही वो एक बड़े मंत्र के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने रखी गई। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान जो सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आत्ममंथन करते हुए कहा कि कांग्रेस को अब खुद को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, हमें मुसलमानों की आवाज बनना होगा। यानी पार्टी का जो पहले स्टैंड था, तुष्टीकरण की राजनीति जिसके आरोप लगते रहे हैं, पहले भी कांग्रेस पार्टी से ही रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था, खुलकर कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कुछ वैसी ही बातें राहुल गांधी आज करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हमें मुसलमानों की आवाज बनना होगा, हमें उनकी बात उठानी होगी, उनकी चिंताओं को समझना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप गाहे बगाहे लगते रहे हैं, लेकिन राहुल ने इन आरोपों से पीछे हटने के बजाय खुलकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा होने का इरादा जता दिया है। राहुल गांधी ने यह भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस का सामाजिक आधार खिसक चुका है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज हमसे अलग हो गया है, हम दलित और ब्राह्मण के बीच की राजनीति में उलझ कर रह गए हैं।
ये बयान कांग्रेस की उस पुरानी सामाजिक समीकरण वाली राजनीति पर सवाल उठाता है जिसने कभी उसे सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह समीकरण ही लगातार कमजोर होता गया। राहुल गांधी का कहना था कि पार्टी को अब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो जमीनी स्तर पर इन वर्गों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें, कांग्रेस को फिर से उनके बीच एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की पुरानी रणनीति अब काम नहीं कर रही है और बदलाव की जरूरत है। हम सिर्फ नारों और जातीय पहचान में उलझकर नहीं रह सकते हैं, हमें उनके जीवन में असली बदलाव लाना होगा, राहुल गांधी ने जोर देकर कहा। इस बयान को कांग्रेस की आने वाली रणनीति की दिशा के तौर पर भी अब देखा जा रहा है। खासतौर से लोकसभा चुनाव और उससे आगे की राजनीति के लिए पार्टी अब अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में जुट गई है, और वो भी ऐसी जगह पर जुटी है जो बीजेपी का गढ़ है, जो खास तौर पर 30 सालों से जहां पर कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा है। और ये माना जा रहा है कि यहां से जो आवाज उठेगी वो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। यहां से मंथन में जो अमृत निकलेगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन गुजरात में अभी चुनाव में समय है 2027 में, लेकिन उससे पहले की जो परिस्थिति है उसके पहले ये साल भी चुनावी साल है। बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होना है, 2026 से पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो ये जो मंत्र राहुल गांधी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या इन राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस के लिए ये मंत्र महत्वपूर्ण होगा? क्या ये पार्टी फिर से जमीनी मजबूती के साथ सत्ता में आ पाएगी? सवाल बड़े हैं, सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कल दूसरा दिन होगा और दूसरे दिन क्या मंथन होता है, सरदार पटेल की लिगेसी जो अब बीजेपी सीधे तौर पर अपना मान रही है, उसे लेकर अब आज जब प्रस्ताव रखा गया है सरदार पटेल को लेकर, उस पर चर्चा जो होगी उसमें क्या बातें निकल कर आएगी, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए देखना और समझना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो एक दहाड़ राहुल गांधी गुजरात में लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी दहाड़ भी है। टैरिफ का खतरा किस तरीके से विश्वव्यापी होता जा रहा है, ट्रंप का ये टैरिफ कार्ड किस तरीके से मुसीबत का सबब बन गया है, अब इस पर चर्चा का वक्त आ गया है। बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की उस दहाड़ की जिसने पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मचा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में ही भारत, चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ का भारी हथौड़ा चला दिया है। यह फैसला सिर्फ एक देश की नीति नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार पर सीधा हमला साबित हो सकता है। एक तरफ अमेरिका अपने उद्योग और नौकरियों को बचाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ बाकी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये टैरिफ वॉर वैश्विक मंदी की शुरुआत है? क्या भारत इस आर्थिक चुनौती को एक नए अवसर में बदल पाएगा? और क्या अब वक्त आ गया है कि दुनिया को एक नई व्यापार नीति की जरूरत है? और उस व्यापार नीति में खास तौर से क्या स्वदेशी व्यापार को बल देना महत्वपूर्ण हो गया है? आइए इन सब बातों को समझाती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। का एक मूल मंत्र रहा है आपदा में अवसर की तलाश। अब ये टैरिफ आपदा है, लेकिन इसमें स्वदेशी को आधार बनाकर कितना महत्वपूर्ण अवसर मिला है भारत को, इस नजर से भी इस पूरी खबर को समझने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, उतना ज्यादा हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। जनमत में अब बात होगी हिमाचल की, हिमाचल के उन वादियों की जिसे देवभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी देवभूमि में एक साजिश पल रही है
और वो साजिश न सिर्फ हैरान करती है बल्कि हर सनातनी को झकझोर कर रख देती है। क्या अब देवी के दरबार भी धर्मांतरण का अड्डा बनेंगे? क्या चिंतपूर्णी माता का मंदिर अब किसी मिशनरी की प्रचारशाला बन चुका है? यह सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बल्कि यह सवाल पूरे देश की धार्मिक अस्मिता का है। और ये खबर हर उस शख्स के लिए चेतावनी है जो अब भी सेक्युलर चश्मा पहने बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी मंदिर से आई एक सनसनीखेज खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल मंदिर परिसर के एक पुजारी की अलमारी से ईसाईयत की प्रचारक किताबें बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी मंदिर की एलईडी स्क्रीन पर यीशु और मरियम की तस्वीरें चलती हुई देखी गई। यह कोई पहली घटना नहीं है जब धार्मिक पहचान बदलने का यह खेल सामने आया हो। यह खेल तो धीरे धीरे अब खुला षड्यंत्र बनता जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह मामला 15 दिन पुराना है, लेकिन अब तक ना तो प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई की और ना ही सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब मिला है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे यह सब यूं ही चलता रहेगा? क्या मिशनरीज को खुली छूट मिल चुकी है कि वो मंदिरों को अपना टारगेट बनाएं? या फिर यह सब एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? हिमाचल जैसा राज्य जहां सनातन संस्कृति की जड़ें गहरी हैं, वहां इस तरीके का खुला प्रचार कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या मिशनरी ताकतें मंदिरों के अंदर घुसकर आस्था को छलनी कर रही हैं? यह मामला अब सिर्फ एक मंदिर या एक पुजारी का नहीं रह गया है, यह देश की आस्था पर हमले का मामला है। जब चिंतपूर्णी माता का दरबार भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी मंदिरों का क्या होगा? अब ऐसे में जरूरत है आंखें खोलने की, सवाल पूछने की और इस चुप्पी को चुनौती देने की। आस्था की भूमि को मिशनरीज के एजेंडे से बचाना होगा, वरना कल जब आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चिंतपूर्णी मंदिर में जिस तरीके से ईसाईयत का प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से मंदिर की पवित्रता को भंग किया जा रहा है, जिस तरीके से आस्था पर प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से हिंदू अस्मिता को जार-जार किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से आवाज भी बुलंद करनी होगी। आवाज बुलंद करनी होगी धर्मांतरण के इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, आवाज बुलंद करनी होगी उन सेक्युलर ताकतों के खिलाफ जो ऐसी खबरों पर तो मौन साधना कर लेती हैं, लेकिन अगर अपने एजेंडे की बात हो तो वहां पर खुलकर बोलती हैं। इसलिए सरकार को भी इस विषय में हस्तक्षेप करना होगा और मंदिरों को ऐसे षड्यंत्रकारियों के कब्जे से मुक्त कराना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात मुक्त कराने की हो रही है तो देखिए किस तरीके से एक ऐसे कानून से मुक्ति दिलाई गई देश को जो देश के ही मुसलमानों के लिए घातक था। एक संशोधन हुआ, वक्फ संशोधन विधेयक, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अब कानून बन चुका है। लेकिन इस देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नागवार गुजरा है। उनको ये नागवार गुजरा कि आखिर कट्टरपंथी सोच से कैसे देश का मुसलमान बाहर निकल रहा है, क्योंकि अब मुसलमान भी दो धड़ों में बंट चुका है। एक वो जो वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ देश का मुसलमान, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा बड़ा हिस्सा जो इस बिल का स्वागत कर रहा है। हमने पहले भी आपको आगाह किया था और आज भी आगाह कर रहे हैं कि विरोध करने वाले आंदोलन की आड़ में दंगों को हवा देने की फिराक में है। सीएए के समय में जो हुआ था ठीक वैसा ही इस बार भी करने की कोशिशें हो रही हैं। हमने जो कहा अब उसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं। आज प्रमाण आया पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई वो सीधे सीधे देश की अखंडता पर हमला है। यहां कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने हिंसा की, सरकारी संपत्तियों को तोड़ा, कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। ये वही लोग हैं जिन्हें कुछ नेता देश का वफादार बता रहे हैं, जैसे संभल का जियाउर रहमान बर्क।
जो इन्हें मासूम बताने से बाज नहीं आता। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ हिंसा, नफरत और विघटन पर टिकी है। इन्हें देश का संविधान नहीं, केवल शरिया और सत्ता चाहिए। इनके लिए मंदिर, मस्जिद, वक्फ या जमीन कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए असल मकसद है देश में अराजकता फैलाना। पूरा मामला हम आपके सामने रखें और इन तस्वीरों को भी सामने रखते हुए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ के विरोध में देश को जलाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। हमारी संवाददाता संगीता झा ने इस खबर पर नजर बनाकर रखी और किस तरीके की तस्वीरें आज देश के सामने आई, आइए उन्हीं के शब्दों में देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार की संपत्तियों की घेराबंदी शुरू कर दी है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन देखिए ममता बनर्जी द्वारा शासित पश्चिम बंगाल के नीमतीता स्टेशन के पास की बताई जा रही है। नीमतीता स्टेशन को घेर कर यह प्रदर्शन किया गया। यह घटना देखिए रात तक जारी रही। इलाके में भारी हिंसा भी किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ बिल के जरिए धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, जो उनके धार्मिक अधिकारियों के लिए सही नहीं है। इन प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार की नीति और केंद्र की योजना का भी विरोध किया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वक्फ बिल के संदर्भ में एक बड़ी साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कि धार्मिक असंतोष और उन्माद को भी बढ़ावा दे सकता है। तो ये ममता मोहतरमा का राज्य है। वो ममता जो बात तो संविधान की करती हैं, लेकिन उसी संविधान के हवाले से संविधान को साक्षी मानते हुए लोकतंत्र के मंदिर से जब कोई कानून बन जाता है, उस कानून का विरोध होता है। लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन विरोध के आड़ में अगर ऐसी परिस्थिति हो, दंगा भड़काने का प्रयास हो, आगजनी कर दी जाए, पुलिस वालों से धक्का मुक्की की जाए, लोगों के साथ हिंदुओं को मारने पीटने जैसी तस्वीरें आने लगे, तो क्या इसे संविधान का सम्मान कहेंगे? मोहतरमा ममता इस पर चुप है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये देश की इन ताकतों से, ये देश इन ताकतों से जिनकी तस्वीरें आप देखते हैं, सुरक्षित है? क्या ये वही सेकुलरिज्म है जिसकी आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतें फल फूल रही है? क्या अब हिंदू समाज, सरकारी संपत्तियां, सांस्कृतिक प्रतीक, सब कुछ इनकी मजहबी भूख का शिकार बनता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो इन देशद्रोही दंगाइयों को ढाल बनाकर अपनी दलाली, राजनीतिक दलाली कर रहे हैं? वक्त आ गया है कि देश इस सवाल का जवाब मांगे और इस देश के हिंदू भारत पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऐसे अराजक तत्वों का इस पर खुलकर बोले। इस मामले पर नेता और जनता की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपके सामने रखते हैं। इन लोगों की मंशा है कि ये वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों के हित की ये चिंता नहीं करते। वक्फ बोर्ड के पास में इतनी सारी संपत्ति है, लाखों अरबों करोड़ों की संपत्ति है, लगभग 106 करोड़ का उससे आय होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वेतन देने के पैसे नहीं है। और जो वक्फ में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत में जो तलाकशुदा हमारे मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको राशि देने का है, लेकिन वो भी ये नहीं दे पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उनको काम करने का है, वो काम नहीं कर पाते। तो किस कार्य के लिए बना हुआ है वक्फ? ये इस बात को चिंता करने की आवश्यकता है। और इसमें जो अवैध तरीके से यदि किसी ज़मीन को कब्जा किया जाता है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जो संशोधन बिल पास हुआ, ये सबसे लिए पहली बात तो हमारे लिए ये काला दिन है। हमारे लिए इसको मान्यता नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने, मुस्लिम भाइयों ने भोपाल के अंदर, देश के कई कोने में कहा कि ये वक्फ के अंदर जिस प्रकार से अपराधी, गुंडे, ठेकेदारों का जो कब्जा था, अब ये कब्जा उनसे हटकर।
तो देश के गरीब पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाइयां जो लड़े करते थे, आज उन्हीं गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी कटमुल्ले इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब इनका एजेंडा नहीं चलेगा, इनकी राजनीति नहीं चलेगी। क्या होगा आगे, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन नजर आज एक ऐसी खबर पर भी रही जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई। खबर चेतावनी वाली है, खबर सतर्क करने वाली है। दिल्ली, जहां पर एक नहीं कई मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, ऐसा ही एक इलाका गोकुलपुरी का भी है, जहां खबर न सिर्फ एक युवक की हत्या की आई, बल्कि हमारे समाज में पल रहे ढोंग और दोगलेपन की असलियत भी सामने लेकर आई। 22 साल का हिंदू युवक हिमांशु, एक मासूम लड़का जिसने सिर्फ इतना अपराध किया कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिया और इसी प्यार की सजा में उसे उसके ही पड़ोसी शाहरुख और उसके दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह है कि अगर इस घटना का रोल रिवर्स होता और किसी मुस्लिम युवक की हत्या हिंदू लड़कों ने की होती, तो क्या तब भी देश यूं ही खामोश रहता? क्या तब भी न्यूज चैनल्स इतनी चुप्पी साध लेते? और क्या तब भी तथाकथित सेकुलरिज्म का बैनर उठाने वाले लोग मौन व्रत धारण करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो देश का माहौल ही बिगड़ रहा होता, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे होते, हिंदू कट्टरपंथियों की साजिश करार दे दी जाती और न जाने कितने जुमले हवा में तैर रहे होते। जेएनयू से लेकर शाहीन बाग तक कैंडल मार्च निकल पड़ते, सोशल मीडिया पर #JusticeForXYZ ट्रेंड कर रहा होता। लेकिन आज एक हिंदू युवक की हत्या हुई, आज एक बाप का बेटा छिन गया, आज एक मां का बेटा छिन गया, आज एक बहन का भाई छिन गया। लेकिन आज सब चुप है, सब मौन है, क्योंकि मरने वाला हिंदू धर्म से है और वो जो मरा उसने प्यार किया एक मुस्लिम लड़की से। टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर सामने कहां है? कहां हैं वो फिल्मों के सितारे जो धर्म के नाम पर चुप्पी नहीं सहते? और कहां हैं वो बुद्धिजीवी जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते? अब यहीं से ही समझ लीजिए कि हमारे देश में किस तरीके से हिंदुओं को हाशिए पर रखा जाता है। सेक्युलरिज्म की झूठी झंडा बरदारी ही हिंदुओं के लिए घातक साबित हो रही है, इसलिए हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। चलते चलते एक मंत्र जो हमेशा याद रखना है, जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है। जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश बटा है, इसलिए हिंदुओं को संगठित होना होगा। एक अच्छी तस्वीर के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।